हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एनी टाइम। चलिए आज क्या है 15 अगस्त है। तो सबसे पहली बात आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंडिपेंडेंस डे की आपको हमारी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे पहली बात कि जो है ना, आज हम लोग ये टॉपिक जो पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग जो है वो एक तरह से मॉडर्न हिस्ट्री के जो है वो एक स्टोरी को देखेंगे। ठीक है, इसमें भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की कहानी को हम लोग जानेंगे कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने कैसे भारत को स्वतंत्रता दिलाई। ये सारी चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें हुई, जो बड़ी मेजर चीज़ें थी, उन सब चीज़ों को इसमें कवर किया जाएगा। तो इसमें आते हैं तो सबसे पहले होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, और इसके आगमन के साथ ही जो है वो मुगल साम्राज्य का विघटन स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे। और उसके बाद 1947 में जो है वो भारत जो है उसको स्वतंत्रता मिलती है। और कैसे मिलती है, क्या होता है, ये सारी चीज़ों को जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है, उसके बाद उसका विघटन भी होता है। तो मुगल साम्राज्य की जो स्थापना होती है वो किसके द्वारा की जाती है, तो बाबर के द्वारा। एक तरह से एक क्रम देख लेंगे हम लोग कि इन कौन कौन से शासक आए थे जो मुगल साम्राज्य में बहुत प्रभावशाली सिद्ध हुए थे। तो सबसे पहले बाबर के द्वारा जो है वो मुगल साम्राज्य की स्थापना की जाती है। देखिए, थोड़ा सा स्पीड में ही चलेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, तो 30 अप्रैल 1526 से 26 दिसंबर 1530 तक जो है वो बाबर का शासनकाल होता है। बाबर जो है वो मुगल साम्राज्य को स्थापित कर देता है। उसके बाद बाबर का बेटा होता है हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब। और उसके बाद जो है वो कुछ और भी शासक होते हैं वो आते हैं। वो कौन से हैं, बहादुर शाह। जो ऐसे नहीं है कि बहुत और भी बहुत से शासक होते हैं, लेकिन वो उनका ज़्यादा महत्व नहीं होता है मुगल शासन में। जो महत्वशाली होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वो उसमें आते हैं बहादुर शाह, जहादार शाह, शाह आलम द्वितीय, और आखिरी शासक होता है बहादुर शाह द्वितीय, जो 28 सितंबर 1837 से 21 सितंबर 1857 की क्रांति तक बना रहता है। उसके बाद मुगल साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो जाता है। कंपनी आती है। अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो मुगल साम्राज्य, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ब्रिटेन की कंपनी होती है। ये एक व्यापारिक कंपनी होती है जो भारत में आती है। भारत में जब ये आती है तो उस समय कौन सा शासक होता है, किसके शासनकाल में आती है, तो वो होता है अकबर महान। ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से रॉयल चार्टर हासिल करके भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार लेकर के यहाँ पे आती है। फिर इसकी स्थापना के समय में मुगल शासक जो होता है वो कौन होता है, अकबर। अकबर का शासनकाल कितने समय तक होता है, तो 1526 से लेकर के 1605 ईस्वी के मध्य में अकबर का शासन होता है। अब देखिए, ब्रिटिश में ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, इसके ये ऐसा नहीं कि यही भारत में व्यापार करने आती है। बहुत सारी और भी कंपनियां होती हैं जो भारत में व्यापार करने आती हैं, जिसमें पुर्तगाली हो गए, कलर चेंज कर देते हैं, है ना, जिसमें होते पुर्तगाली होते हैं। ठीक है, पुर्तगाली होते हैं, फ्रांसीसी होती है। ज़्यादा लिखने का प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि राइटिंग से समझ में आएगी नहीं आपको। डच होते हैं, डेनिश होते हैं। तो ये होते हैं कंपनियां जो भारत में व्यापार करने के लिए आती हैं। अब भारत में ही व्यापार करने क्यों आती हैं, क्योंकि भारत जो है वो पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, और भारत धन संपदा से बहुत तरह से, पूरी तरह से बहुत सारी धन संपदा दी भारत में। और भारत एक तरह से व्यापार का केंद्र हुआ करता था। बहुत सारे व्यापारी यहाँ पे व्यापार करने आते थे, यहाँ के धन संपदा को लूट कर ले जाते थे। जैसे कि खाद्य पदार्थों में कपास हो गया, इत्र हो गया, इसके अलावा जो खाद्य पदार्थों में कपास हो गया ना, खाद्य पदार्थ बहुत सारे होते थे। इसके अलावा कपास, इत्र, हीरे, मसालों के लिए तो बहुत ज़्यादा भारत इतना फेमस था। और यहाँ से ये जो व्यापारी आते थे, बहुत सारा हीरे जवाहरात, सोना वगैरह सब, बहुत सारा संपन्नता थी, तो ये सब लेकर के गए, अपने देश में लेकर के चले गए। तो इसी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है वो आती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बहुत प्रभावशाली सिद्ध होती है, इसलिए लंबे समय तक ये टिकी रहती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें देखना बहुत जरूरी है ना। इसमें क्या होता है कि प्लासी का युद्ध होता है, यानी कि ब्लैटल और प्लासी, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। अब ये युद्ध जो होता है वो किसके बीच में होता है, तो सिराजुद्दौला और इसके अलावा जो सैनिक अधिकारी होता है वो रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होता है, रॉबर्ट क्लाइव। अब ये युद्ध जो होता है इसमें जो है वो अंग्रेजों की ये वास्तविक विजय नहीं होती है, ये एक षड्यंत्र का परिणाम होती है ना। और षड्यंत्र क्यों, क्योंकि जो सिराजुद्दौला का प्रमुख सैनिक अधिकारी होता है मीर जाफर, है ना, मीर जाफर। देखिए यहाँ पे सॉरी, कहाँ पे थे, हाँ ठीक है,
यहाँ पे होता है ना, मीर जाफ़र होता है। तो मीर जाफ़र ये इम्पॉर्टेंट है, ये मीर जाफ़र प्लासी के युद्ध में होता है। तो ये जो होता है वो अंग्रेज़ों की सेना के साथ जाकर के मिल जाता है, और उसके बाद ये एक तरह से अंग्रेज़ों की जो जीत होती है वो एक षड्यंत्र का परिणाम होती है। इसके बाद होता है बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर, जो 1764 में होता है। ये किसके बीच में होता है? तो हेक्टर मुनरो, ठीक है, हेक्टर मुनरो के बीच में होता है। और अगर ये जो मुगलों की तरफ से देखा जाए तो वो कौन होता है कि नवाब यहाँ पे मीर कासिम होता है, जो मीर कासिम होता है, नवाब मीर कासिम। इसके बाद अवध का नवाब होता है, जो होता है अवध का, वो कौन होता है? सुजाउद्दौला, है ना, सुजाउद्दौला होता है। उसके अलावा जो मुग़ल बादशाह बादशाह होते हैं वो कौन होते हैं? शाह आलम द्वितीय, है ना। तो 3 ये होते हैं, और इसके अलावा जो हेक्टर मुनरो होता है वो ब्रिटिश सेना का प्रमुख होता है। तो इन लोगों के बीच में होती है 1764 में, और ये इस युद्ध में जो होता है वो अंग्रेज़ों की वास्तविक जीत मानी जा सकती है। और पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है वो मुगलों के शासन पर, यानी कि भारत के शासन पर अपनी पकड़ बना लेती है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो अभी तक जो 16वीं और 17वीं शताब्दी के आसपास से जो भारतीय उपमहाद्वीप की प्रमुख शक्ति मुगल जो थे, इनको हराने के बाद, है ना, पूरी तरह से इनके हाथ में ही चीज़ें आ रही थी। तो सबसे पहले जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कहाँ पे अपना प्रभुत्व स्थापित करती है? तो वो करती है बंगाल पे, है ना, बंगाल पे अपना प्रभुत्व स्थापित करती है। और उस समय जो है वो बंगाल के रीजन में क्या आता था? जैसे कि बंगाल हो गया, है ना, बंगाल तो था ही, ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इसके अलावा जो वेस्ट बंगाल वाला रीजन है ना, वेस्ट बंगाल, और ये जो बांग्लादेश वगैरह, ये सब बंगाल के रीजन में आते थे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना प्रभुत्व स्थापित करती है। बाद में क्या होता है कि ये अपनी 3 प्रेसिडेंसियाँ भारत में बनाती है। वो कौन सी होती हैं? मद्रास, चेन्नई, इसके अलावा होती है कलकत्ता जो बंगाल में ही आती है। तो इनके द्वारा ये भारत के शासन को नियंत्रित करने की कोशिश करती है, और यहाँ पे कुछ नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं, ठीक। अब इसमें जो है वो कंपनी जो होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है, ठीक। ये व्यापार करने आती है, व्यापारियों का क्या काम होता है? लूटना, खाना और सामान उठा के ले जाना, है ना। तो ये यहाँ से अपना लाभ कमाती रहती थी। इससे भारतीयों का बहुत शोषण होता था। तो धीरे धीरे भारतीयों में रोष व्याप्त हो रहा था। अब भारतीय जो थे वो कंपनी के खिलाफ होते जा रहे थे। तो धीरे धीरे इन लोगों में जो रोष बढ़ता जा रहा था वो 1857 की क्रांति के रूप में फूटता है। अब 1857 की क्रांति जो होती है वो 10 मई 1857 में होती है, ठीक है। ये स्टार्ट होती है 10 मई 1857 से स्टार्ट होती है। तो मेरठ से, है ना, मेरठ से स्टार्ट होती है। उसके बाद ये धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी और ये अवध के आदि के क्षेत्रों में पहुंचती है। मेनली अगर देखा जाए तो उत्तर भारत का जो रीजन होता है, ये भारत का मैप है, ठीक है, उत्तर भारत का जो ये रीजन आता है इसमें होती है ज़्यादातर, ये उत्तर भारत के रीजन में फैली होती है। अब 1857 की क्रांति जो होती है उसका कोई एक मेन कारण नहीं होता है, ठीक है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग कारण होते हैं, और लोगों के भी अलग अलग कारण होते हैं। इसका जो मेजर कारण होता है वो कारतूस की घटना होती है। बंदूकों में जो कारतूस भरे होते हैं, जिसमें सुअर और जो है वो गाय की चर्बी जो लगी होती है, और जिसे मुँह से खोल करके वो गन चलानी होती थी, ठीक है। तो इसमें जो है वो मंगल पांडे जो होते हैं, मंगल पांडे, है ना, जो मंगल पांडे होते हैं, ये इसे करने से, इसे बंदूक को मुंह से निकालने से मना कर देते हैं। तो उसके बाद उन्हें फांसी की सज़ा दे दी जाती है, और उसके बाद स्टार्ट हो जाती है 1857 की क्रांति। अब ये जो है क्रांति बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चलती है, लगभग साल भर तक होती है। उसके बाद जो है बहुत तीव्र गति से अंग्रेज़ों के द्वारा जो है वो पूरी तरह से, यानी कि ब्रिटेन के द्वारा इस पर कंट्रोल किया जाता है, इसे दबाया जाता है। और यहाँ पे ब्रिटेन की महारानी जो विक्टोरिया होती हैं, जो भारत की साम्राज्ञी के तौर पर घोषित कर दी जाती हैं, और ब्रिटिश संसद जो होती है वो भारत पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लेती है। और यहाँ से हो जाता है कंपनी का द एंड, ठीक है, कंपनी का द एंड यहाँ से हो जाता है। उसके बाद जो है ना बहुत सारे और सी सारी चीज़ें हो रही होती हैं, जैसे कि समाज सुधारकों का उदय हो रहा होता है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय समाज जो है वो धार्मिक अंधविश्वासों में बहुत फंसा हुआ था। सामाजिक रूढ़िवादियाँ यहाँ पे बहुत चल रही थी, और जिनको दूर करने के लिए कुछ भारतीय जो हैं
जो भारतीय थे वो समाज सुधारकों का उदय हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हैं राजा राम मोहन राय हैं, ठीक है, राजा राम मोहन राय हो गए हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और बहुत से जो है वो समाज सुधारी, ये जो समाज सुधारक थे वो हुए थे। उस समय जो बहुत सारी कुरीतियाँ जो थी वो भारतीय समाज में फैली हुई थी, जैसे कि सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, बालिका भ्रूण हत्या हो गया, दास प्रथा हो गया, विधवा जो स्त्रियाँ होती हैं विधवा पुनर्विवाह नहीं हो सकता था। तो ये सारी चीज़ें थी। और इन समाज सुधारकों के प्रयासों से और इसके अलावा अंग्रेजों के द्वारा जो बहुत सारे कड़े नियम बनाए गए, उसके बाद इन कुरीतियों को समाप्त किया जा सका और इनको पूरी तरह से खात्मा हुआ। और ये जो नियम बनाए गए थे वो आज भी लागू हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो अस्तित्व में आती है। देखिए 1857 की क्रांति के समय से जो चीज़ें जो रोज़ लोगों में व्याप्त होता जा रहा था वो एक तरह से संगठित होने लगे थे धीरे धीरे। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसकी स्थापना की जाती है। तो इसकी स्थापना जो होती है वो कब की जाती है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 28 दिसंबर 1885 को मुंबई, यानी कि बम्बई जिसे पहले बोला जाता था अब बोला जाता है मुंबई, के गोकुलनाथ तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। और इसके संस्थापक में कौन होता है, संस्थापक मेन होते हैं A.O. ह्यूम थे, और इसके अलावा दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा भी इसमें शामिल थे, ठीक है। अब की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसका मेन काम क्या होता था कि जो लोग थे, ठीक है, जो भारतीय अपने देश जो एकजुटता से जो सोचना शुरू करें कि जो भारत के मध्यम वर्गीय जो मिडिल क्लास के जो शिक्षित वर्ग थे उनके विचारों को आगे बढ़ाना और उन्हें मान्यता दिलवाना था, ठीक है। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है एक तरह से जो भारतीय और जो अंग्रेज होते थे इनके लिए एक मीडिएटर के तौर पर काम करती थी। और लेकिन धीरे धीरे जो मीडिएटर के रूप में ये काम करती थी, ये एक तरह से नरम पंथ की तरह की थे ना, नरम पंथी दल की तरह काम करती थी, ठीक। लेकिन इसमें बहुत सारे जो ऐसे जो लोग थे वो बहुत उग्रवादी प्रवृत्ति के थे। उग्र का मतलब है कि जब अंग्रेज उनकी बातों को सुनते ही नहीं थे तो वो सोचते थे कि अंग्रेज हमारी बातें नहीं सुनेंगे, तो इस वजह से धीरे धीरे कांग्रेस में फूट पड़ती गई। तो ये उसके बाद क्या होता है कि 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है, और इसमें ही कांग्रेस जो होती है वह दो दलों में बढ़ जाती है, नरम दल और गरम दल, ठीक है। नरम दल जो होती है वो क्या होती है, जिसमें दादा भाई नौरोजी और रास बिहारी बोस जैसे जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं। इसके बाद गरम दल जो होते हैं उसमें होते हैं लाल बाल पाल, है ना, कौन होते हैं, लाल से लाला लाजपत राय, ठीक है, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से विपिन चंद्र पाल होते हैं। तो ये इसके रूप में ये आते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि कुछ और कांग्रेस के बाद की कुछ और प्रमुख घटनाएं होती हैं, जैसे कि 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। अब बंगाल का विभाजन होता है तो हिंदू और मुस्लिमों के तौर पर एक बंगाल को विभाजित कर दिया जाता है ना। और बंगाल का विभाजन जो होता है पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में होता है। पूर्वी बंगाल जो होता है वो बांग्लादेश कहलाता है, आज का बांग्लादेश कहलाता है, और पश्चिमी बंगाल वेस्ट बंगाल जो आज का रीजन है वो है। तो इन दो भागों में भारत का विभाजन कर दिया जाता है। और इस बांग्लादेश में जो मुस्लिम बहुल जनसंख्या जो होती है वो बांग्लादेश में कर दी जाती है, ठीक है। अब इसके बाद जो है 1906 में क्या होता है, मुस्लिम लीग का गठन। और ये मुस्लिम लीग का जो गठन होता है वो किसके नेतृत्व में होता है, तो आगा खां के नेतृत्व में, है ना, आगा खां के नेतृत्व में होता है। उसके बाद 1916 में जो है वो कांग्रेस का यहाँ पे 1911 में क्या होता है, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाती है, ठीक। इसके बाद पहले कलकत्ता राजधानी बनी होती है ना, अंग्रेजों ने कलकत्ता राजधानी बनाई होती है, उसके बाद वो दिल्ली स्थानांतरित हो जाती है। फिर 1916 में होता है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। और ये जो लाहौर अधिवेशन होता है इसमें मेन क्या होता है कि इसमें मेनली जो होते हैं जो नरम दल, ठीक है, नरम दल और गरम दल और नरम दल में जो कांग्रेस का विभाजन हो गया था, तो ये दोनों प्रतिनिधि, इसके अलावा मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि जो होते हैं ये इसमें शामिल होते हैं। तो एक तरह से भारतीयों को मिलाने का प्रयास किया जा रहा होता है। और ये जो प्रयास होता है वो पूरा किसके द्वारा किया जा रहा होता है, तो तिलक और इसके अलावा जो एनी बेसेंट होती हैं, है ना, एनी बेसेंट, इनके प्रयासों से ये जो है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन संपन्न होता है। और इसमें सबको मिलाने की कोशिश की जाती है। और इसी में जो है नरम और दलम दल का जो कांग्रेस का विभाजन हुआ होता है वो एकीकरण कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं गांधी जी के ऊपर। अब गांधी जी जो है वो गांधी जी का भारत में आगमन होता है वो 1915 में होता है। गांधी जी जो है वो भारतीयों के लिए किए गए ये कठोर अहिंसात्मक
ये गांधी जी जो होते हैं इनके द्वारा अहिंसात्मक आंदोलन जो है वो चलाए जाते हैं। सबसे पहली बात तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से शिक्षा प्राप्त करके यानी वकील की शिक्षा प्राप्त कर करके भारत में आते हैं और भारतीय जनता में की भावनाओं को, इसके अलावा अंग्रेजों की भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, गांधी जी जो आंदोलन चलाते हैं वो अहिंसात्मक रूप से चलाते हैं, यानी कि हिंसा की कोई भी जगह नहीं होती है इसमें। और ये जानते हैं कि अगर अहिंसा हिंसा के रूप में चलेंगे तो वो कभी भी जीत नहीं सकते हैं। ठीक है, गांधी जी का ये मानना था कि राजनीति का अगर सामाजिक उत्थान करना है ना, राजनीति को सामाजिक उत्थान का महत्व देते थे। और इसके अलावा जन कल्याण के लिए जो जन कल्याण करना है तो सक्रियता को बहुत महत्व देते थे। और यहाँ से स्टार्ट होता है गांधी जी आ जाते हैं तो स्वतंत्रता के लिए तीव्र संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। जी के द्वारा कुछ बहुत से जो है ना सत्याग्रह वो आंदोलन किए जाते हैं। सत्याग्रह होता है, सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह किया जाता है, जिसमें 1917 में चंपारण बिहार में जो है वो गांधी जी का पहला सत्याग्रह होता है। ये जो होता है वो नील बागान मालिकों के लिए, जो नील बागान मालिकों का शोषण हो रहा था अंग्रेजों के द्वारा, इनके लिए होता है। तो इनको बचाने के लिए ये किया जाता है, इसमें गांधी जी को सफलता मिलती है। फिर दूसरा होता है 1918 का अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, है ना, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होती है। उसके बाद गांधी जी के जो है वो कुछ और भी जो है वो बड़े आंदोलन होते हैं। और इन आंदोलन के द्वारा यानी कि भारत जो अंग्रेज होते हैं, अंग्रेजों को भारत से भगाने के प्रयास में ये बड़े आंदोलन स्टार्ट किए जाते हैं, जिसमें असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट होता है। और ये जो स्टार्ट होता है आंदोलन, ये एक तरह से जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का जो डर पैदा हुआ था उसे ख़त्म करने का काम करता है ये असहयोग आंदोलन। लेकिन चौरा चौरी की घटना हो जाती है इसी बीच में, चौरा चौरी की घटना। देखिए, गांधी जी जो थे वो अहिंसात्मक रूप से आंदोलन चला रहे थे, तो चौरा चौरी की घटना जो होती है वो पुलिस चौकी में आग लगा दी जाती है, तो हिंसात्मक एक प्रवृत्ति रूप धारण कर लेती है। तो इसलिए 1922 में क्या होता है, ये जो है वो आंदोलन बंद हो जाता है। ठीक, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में 12 मार्च 1930 को दांडी, है ना, दांडी मार्च से शुरू होकर के ये जो है वो दांडी मार्च यात्रा शुरू होती है। उसके बाद जो है ये आंदोलन आगे बढ़ता जाता है। और ये जो दांडी मार्च होता है ये किस लिए होता है, नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए। ठीक है, और इसमें महिलाएं भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। ठीक, इसके अलावा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन भी चलाया जाता है, 9 अगस्त 1942 से स्टार्ट होता है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, इसके बीच में क्योंकि हम लोग क्रम से चल रहे हैं तो आता है इसके बाद पूर्ण स्वराज की घोषणा। पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है वो होती है 1929 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता है लाहौर में। ठीक है, तो इसमें जो है वो पूर्ण स्वराज की घोषणा की जाती है। इसके बारे में जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है तो ब्रिटिश सरकार को ये अल्टीमेटम दिया जाता है कि ये कहा जाता है कि 1 साल के अंदर नेहरू रिपोर्ट जो है वो स्वीकार कर ले, या नहीं तो कांग्रेस के द्वारा जो आंदोलन चलाया जाएगा तो उसका उन्हें सामना करना पड़ेगा। लेकिन ब्रिटिश सरकार जो होती है वो इन लोगों के लिए कोई भी उत्तरदायी यानी कि कोई भी उत्तर नहीं मिलता है ब्रिटिश सरकार की तरफ से। फिर क्या होता है दिसंबर 1929 में, है ना, दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, ये देख सकते हैं, है ना, ये होता है उसके। और इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस को पूर्ण स्वराज की घोषणा पत्र तैयार किया जाता है और पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित करते हुए किया जाता है और जवाहरलाल नेहरू को इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने जाते हैं। फिर क्या होता है 31 दिसंबर की जब आधी रात हो जाती है तो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं और रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक झंडा सबसे पहली बार जो है वो रावी नदी के तट पर फहराया जाता है। ठीक, और इसके बाद 26 जनवरी 1930 को पूरे राष्ट्र में जगह जगह पर सभाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी लोगों ने इसमें सामूहिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करने की शपथ भी ली हुई थी। अब देखिए 26 जनवरी की जो डेट होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये 1930 की इस डेट को इम्पोर्टेंस देने के लिए क्या होता है कि इसी डेट को हमारा संविधान लागू होता है ना, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाता है ना, लागू हो जाता है। तो इस डेट को महत्व देने के लिए, क्योंकि जो है ना इस डेट को स्वतंत्रता दिवस की घोषणा, इसमें यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस के हिसाब से ये घोषणा की गई थी। लेकिन 26 जनवरी से पहले ही भारत जब स्वतंत्र हो जाता है तो 15 अगस्त को स्वतंत्र हो जाता है भारत, तो 15 अगस्त को हमारा भारत की स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी की डेट को महत्व देने के लिए इसमें क्या कर
दिया जाता है, हमारा संविधान जो है वो लागू कर दिया जाता है। ठीक, उसके बाद जो है कुछ और भी प्रमुख घटनाएं होती हैं। वो कौन सी होती हैं? जैसे मुस्लिम लीग जो है वो मुस्लिम लीग का इलाहाबाद जो अधिवेशन होता है, और मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन जो 1930 में होता है। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 के बीच में चलता है। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होता है तो ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो भारतीयों को इसमें शामिल करने का प्रयास करते हैं। तो अब कांग्रेस जो है वो ये मांग करती है कि वो युद्ध का समर्थन तो करेगी, लेकिन भारत को जो स्वतंत्र राष्ट्र घोषित लेकिन अगर ब्रिटिशर्स भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करेंगे तो ऐसा प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा रखा जाता है। तो उस समय के जो वायसराय होते हैं लॉर्ड लिथगो, ठीक है, लिथगो होते हैं। इन्होंने भारतीय विधानमंडलों को उनकी सहमति के बिना ही भारत के बहुत सारे लोगों को इसमें शामिल कर लिया और देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। फिर क्या होती है, कांग्रेस जो है वो स्वतंत्र भारत की मांग करने लगी, और वहीं इसी दूसरी तरफ जो है मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की मांग भी आगे बढ़ती जा रही थी। फिर मुस्लिमों के लिए जो पृथक ये 1930 में जो इलाहाबाद का अधिवेशन होता है, इसमें जो है मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की मांग को लक्ष्य को आगे बढ़ाया जाता है। और इसके बाद जो है मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन होता है 22 से 24 मार्च को, और इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के जो अधिवेशन होता है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जिन्ना होते हैं ना, मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं। और इस अधिवेशन में ही भारत के लिए एक पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र यानी कि पाकिस्तान की मांग की जाती है ना, इस अधिवेशन में की जाती है, इसमें नहीं, ठीक है, इसमें की जाती है। और ये जो मुस्लिम राष्ट्र होते हैं इसके अतिरिक्त इसमें जो जिन्ना होते हैं इनके भाषण में ये कहा जाता है कि वे एक मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। और जिन्ना के द्वारा जो ये द्विराष्ट्र की जो सिद्धांत होता है इसमें इसे मान्यता मिल जाती है। इसके बाद ये देख सकते हैं, ये द्वितीय विश्व युद्ध की कुछ इमेज हैं, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध। इसके बाद आता है क्रिप्स मिशन 1942 में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध देखिए 1939 से लेकर के 1939 से लेकर के 1945 तक जो है द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो इसी बीच होता है क्रिप्स मिशन जो होता है मार्च 1942 में आता है। ये क्यों आता है? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की शक्ति जब बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी तो अंतर्राष्ट्रीय समुदायों में जो समुदाय थे उनके द्वारा ब्रिटेन पर ये प्रेशर बनाया जा रहा था कि भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, है ना, कि वो भारत को स्वतंत्र कर दें। तो इसी के कारण से स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा एक मिशन 1942 में तैयार किया जाता है, और भारतीय नेता जो है वो भारतीय नेताओं से बात करने के लिए आता है। इसमें कुछ प्रस्ताव रखे जाते हैं। ये प्रस्ताव में कहा जाता है जैसे कि युद्ध के बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था इसके बाद क्या होगा कि भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, और जो भी बाहरी सत्ता है उसके वो जो अधीन है बाहरी सत्ता के, वो अधीन नहीं रहेगा। ठीक, इसके अलावा क्या होता है कि संविधान निर्मात्री परिषद यानी कि संविधान सभा, है ना, संविधान सभा की जो है वो स्थापना कर दी जाएगी। और इस क्रिप्स मिशन के साथ जो है वो कौन वार्तालाप करता है, यानी कि कांग्रेस की तरफ से जो है वो कौन बात करने जाता है, तो वो जवाहरलाल नेहरू होते हैं, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। और इसके अलावा मौलाना आज़ाद, है ना, मौलाना आज़ाद जो होते हैं ये बातचीत करने जाते हैं, लेकिन क्रिप्स मिशन ज़्यादा सफल नहीं होता है। इसके बाद जो है ये देख सकते हैं जैसे क्रिप्स मिशन 1942 में आता है, और ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजा गया एक मिशन था जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय आने के लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। ये क्यों? ये इसलिए भेजा जाता है ताकि भारत को पूरी तरह से भारत जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन करे। और स्टेफर्ड के अध्यक्ष होते हैं, और विंस्टन चर्चिल के मंत्रिमंडल के साम्यवादी सुझाव वाले एक वरिष्ठ नेता और राज्य मंत्री होते हैं। यानी कि विंस्टन चर्चिल जो होते हैं वो मंत्रिमंडल के साम्यवादी झुकाव वाले एक विशिष्ट राजनेता और मंत्री होते हैं, ठीक है। इसके बाद अब क्या स्टार्ट होता है? महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इसमें बहुत सारे नेताओं ने भाग लिया होता है, जिसमें कि जब कांग्रेस की समिति की बैठक होती है जिसमें राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, और इसके अलावा है ना महात्मा गांधी, ये इन सारे नेताओं ने मिल करके भारत छोड़ो प्रस्ताव को पास किया होता है। और इस समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो अबुल कलाम, है ना, अबुल कलाम आज़ाद होते हैं इस समिति के अध्यक्ष, ठीक है। और इसमें जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा बहुत सारे
बयान दिए जाते हैं। वो कौन से बयान होते हैं कि क्या कहा जाता है कि सैनिक जो सैनिक होंगे वो क्या किया जाए, जब ये क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया जाएगा, है ना, तो इसमें क्या कहा जाता है कि जो सैनिक होते हैं वो उनसे कहा जाता है कि देशवासियों पर गोली चलाने से मना कर दें, और जो सरकारी कर्मचारी हैं वो नौकरी तो ना छोड़े लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। और इसी में गांधी जी जो है वो करो या मरो का नारा भी देते हैं। और यहीं से आंदोलन जो है, इसी आंदोलन में के समय में ही अरुणा आसफ अली जो होती हैं, है ना, अरुणा, ठीक है, अरुणा आसफ अली जो होती हैं, जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी होती थी, ठीक है, उन्हें वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही मुंबई में के ग्वालियर टैंक मैदान जो होता है, मुंबई का ग्वालियर टैंक मैदान, है ना, इसमें जो है वो झंडा फहराने के लिए हमेशा याद किया जाता है। ठीक, यह आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, और इसका लक्ष्य मेन क्या था कि ब्रिटिश शासन से पूरी तरह से आज़ादी हासिल करना, और यहाँ पे ही करो या मरो की स्थिति के रूप में सामने आया था ये आंदोलन जो था। ठीक, अब आंदोलन जो है, इस आंदोलन के तहत जो है ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था, ऑपरेशन जीरो आवर, ठीक है, जीरो आवर चलाया गया था। तो इसके तहत जो है वो बहुत बड़े जो नेता थे, जैसे गांधी जी हो गए और भी बहुत बड़े नेता थे, तो इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए चलाया गया था, और इन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। उसके बाद क्या होता है, तब भी ये आंदोलन चलता रहता है। लेकिन एक चीज़ और, इस आंदोलन में जिन लोगों ने समर्थन नहीं दिया था वो कौन कौन से थे, तो हिंदू महासभा जैसे हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग, यूनियन पार्टी, ठीक है, तो इन लोगों का समर्थन इसके लिए नहीं मिला था। फिर आते हैं, ये देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की कुछ इमेजेस हैं, है ना। इसके बाद आते हैं सुभाष चंद्र बोस जो है वो इनके ये जो होते हैं, ये 1939 में जो है वो कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं। 1939 से ही वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, और तब ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, लेकिन ये बाद में इस्तीफा दे देते हैं और कांग्रेस को सदस्यता छोड़ देते हैं। और उसके बाद ये कहाँ चले जाते हैं, ये त्यागपत्र दे करके 1942 में ये चले जाते हैं जर्मनी, है ना, जर्मनी चले जाते हैं, और 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाल लेते हैं। 21 अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस जो है वो सिंगापुर में जो है वो स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना करते हैं। सिंगापुर जाते हैं तो वहाँ पे एक स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना करते हैं, जिसका क्या नाम होता है, आज़ाद हिंद सरकार, और इसी का गठन करते हैं। और 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसके अलावा 5 से लेकर के 11 नवंबर के बीच में आज़ाद हिंद सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है, सप्ताह मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक होते हैं और अधिकारी होते हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले पर उन पर मुकदमा चलाया जाता है और उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन सरकार के जो निर्णय होता है, इसके लिए तीव्र प्रक्रिया होती है, और ये जो लॉर्ड वेवल होते हैं उस समय, ठीक है, लॉर्ड वेवल, तो इनके द्वारा विवश होकर के ये जो मृत्युदंड का जो प्रस्ताव ये रखा गया था, इसे ख़त्म कर दिया जाता है, इसे माफ़ कर दिया जाता है। फिर आता है अब कैबिनेट मिशन 1946। इसमें क्या होता है, ये जो कैबिनेट मिशन आता है ना, वर्ष 1946 में ब्रिटेन प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की थी, और इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य थे। कौन से, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे, लॉर्ड स्टफर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और A.V. अलेक्जेंडर यानी कि क्या लिखा है, एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड या नौसेना मंत्री थी। 1945 में जब एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश जो मंत्रिमंडल जो है वो सत्ता हासिल करता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो 1939 से 1945 के मध्य में चला था, तो लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस जो होते हैं वो संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजते हैं, यही शिष्टमंडल होता है वो। और इसी में 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो होता है वो दिल्ली पहुँचता है। 1946 में 24 मार्च 1946 में दिल्ली पहुँचता है। इसमें जो है वो कुछ प्रस्ताव की घोषणा की जाती है, जैसे कि मुस्लिम लीग जो अभी तक पाकिस्तान की मांग कर रही थी, उसे ठुकरा दिया जाता है, और इसके अलावा जो भारत को एक संघ के रूप में स्थापित
स्थापित करने को कहा जाता है, जिसमें कि ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें जो हैं वो बनी रहेंगी। इसके अलावा एक संविधान निर्माती सभा को स्थापित करने को कहा जाता है। इसमें संविधान सभा में कौन कौन शामिल होगा, तो प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य होते थे, इसके अलावा देसी रियासतों के जो प्रतिनिधि होते थे इसमें शामिल हो सकते थे। तो ये कुछ बड़ी बातें थी जो इसमें निकल के आई थी, ठीक है। लेकिन ये जो गांधी जी जो थे वो कैबिनेट मिशन के पूरी तरह से समर्थन में थे। गांधी जी ने इसका समर्थन किया हुआ था। इसके बाद जो संविधान सभा होती है ना, जो संविधान सभा होती है वो 1946 में ही बनती है, ठीक। 1946 में जो कांग्रेस का ये जो इलेक्शन होता है संविधान सभा का, इसमें कांग्रेस को 208 सीटें, इसके अलावा मुस्लिम लीग को 73 सीटें और जो वो कुछ अदर मेंबर होते हैं उन्हें 15 सीटें मिलती हैं। तो ये निर्वाचित सदस्य होते हैं जो संविधान सभा बनाते हैं, और यही संविधान सभा जो है वो आगे चल करके संविधान का निर्माण करेगी। तो ऐसा कहा जाता है। अब आती है अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार जो है एक तरह से क्या होती है अंतरिम सरकार जो है वो एक तरह से शाही संरचना और जो लोकतांत्रिक संरचना, यानी शाही संरचना जो अभी तक राजा महाराजा को शासन चल रहा था, और लोकतांत्रिक संरचना जो आने वाला था, है ना, भारत का संविधान लागू होने के बाद, तो उन दोनों के बीच में जो अंतरिम सरकार एक तरह से अस्थायी सरकार के रूप में स्थापित की गई थी, तो अंतरिम सरकार इसे कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि 12 अगस्त को, है ना, पहले क्या होता है कि 12 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवल कांग्रेस अध्यक्ष जो होते हैं जवाहरलाल नेहरू, है ना, ये जवाहरलाल नेहरू हैं, तो इनको अंतरिम सरकार के गठन के लिए आमंत्रित करती है, जिसमें 24 अगस्त 1946 को भारत की जो पहली अंतरिम सरकार की घोषणा होती है। कब होती है? 24 अगस्त, इस पर डेट लिखी है ना, 24 अगस्त 1946 को होती है ना, और भारत की पहली अंतरिम सरकार की घोषणा होती है। और इस घोषणा में पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका नेतृत्व करते हैं, जिसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग शामिल नहीं होती है, लेकिन जो लॉर्ड वेवल होते हैं, लॉर्ड वेवल, इनके बहुत ज़्यादा मनाने पर जो है वो मुस्लिम लीग इसमें शामिल हो जाती है। फिर क्या होता है, देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था। 2 नहीं, यहाँ पे 24, है ना, 24 अगस्त, ठीक है, 24 अगस्त को, यहाँ पर थोड़ा सा डेट कर दो, 24 अगस्त को किया गया था। चलिए, डेट पर ज़्यादा मत जाया करिए, है ना, क्योंकि 1946 में अंतिम सरकार का गठन किया गया था। फिर क्या है कि 1946 में किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो यहाँ पे अंतरिम सरकार जो है 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हो गया था, तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी हो गया था, तब भी बनी रही थी, है ना। तो अंतरिम सरकार ये बनी रही थी क्योंकि अभी संविधान लागू नहीं हुआ था, इसलिए, ठीक है। तो अंतरिम सरकार के लिए ये हुआ था। इसके बाद आ जाती है माउंटबेटन योजना, जिसे 3 जून योजना या भारत विभाजन योजना के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें क्या होता है, माउंटबेटन योजना जो होती है वो सबसे पहली बात कि जो 1946 के बाद सांप्रदायिक हिंसा नियंत्रण के बाहर हो जाती है, तो राजनीतिक और सांप्रदायिक गतिरोध को खत्म करने के लिए 3 जून योजना आई, जिसमें कि भारत विभाजन के अलावा और कोई विकल्प रह ही नहीं गया था। क्या होता है कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं क्लीमेंट एटली, है ना, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो होते हैं एटली, ठीक है, एटली होते हैं। इनके द्वारा 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में, देखिए, ब्रिटेन का जो होता है हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, ठीक, जो यहाँ का लोकसभा के हिसाब से निचला सदन होता है। हाउस ऑफ कॉमन्स भी वहाँ का निचला सदन होता है, और हाउस ऑफ लॉर्ड होता है उच्च सदन। जैसे यहाँ का राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निचला सदन है, तो वैसे हाउस ऑफ कॉमन वहाँ का निचला सदन है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा करते हैं कि जैसे ही ये लोग ये घोषणा करते हैं कि 3 जून 1948 से पहले ये जो है वो भारतीय को सत्ता हस्तांतरित करने के बाद भारत छोड़ देंगे। लेकिन एटली जो है, फिर एटली ने लॉर्ड वेवल की जगह, एटली जो होते हैं वो क्या कहते हैं, लॉर्ड वेवल अभी तक जो वायसराय थे, ठीक है, इनकी जगह जो है लॉर्ड माउंटबेटन को यहाँ का जो वायसराय नियुक्त किया जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन आ जाते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं तो यहाँ की परिस्थितियों को देखते हैं, और ये उनके द्वारा ये कहा जाता है कि भारत का बंटवारा पाकिस्तान की स्थापना जो है वो आवश्यक हो गया है ना, ये जो है कहते हैं। फिर क्या होता है कि 3 जून 1947 को भारत में अंतरिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून योजना का प्रस्ताव दिया। इसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। ये क्योंकि माउंटबेटन और एटली जो है, इन दोनों ने मिलकर के इस योजना को तैयार किया जाता है, और
किया था, और इसी के द्वारा, इसी के लिए इन्हें माउंटबेटन योजना कहा जाता है, क्योंकि एटली जो थे वो मंत्री थे, है ना, और ये जो माउंटबेटन थे ये भारत के वायसराय थे, इसलिए माउंटबेटन के नाम पर ही इसे कहा जाता है। और 18 जुलाई 1947 को इसमें इस पर राजकीय स्वीकृति मिल जाती है, ठीक है, राजकीय स्वीकृति मिल जाती है। और 3 जून 1947 को जो है वो पंजाब सीमा आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है, पंजाब सीमा आयोग का गठन 3 जून को किया जाता है ना, 3 जून है या 30 जून, थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं, 3 जून या 30 जून में, ठीक है। आप अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक। अब इसमें जो पंजाब सीमा आयोग जो होता है, उसके अलावा बंगाल सीमा आयोग जो होता है ना, इसका गठन किया जाता है इसी डेट को 1947 में ही किया जाता है। ये आयोग जो है, इसका प्रमुख काम क्या होगा कि पंजाब और बंगाल के जो मुस्लिम और गैर मुस्लिम आबादी के जो लोग होते हैं, इन्हें अलग करना। अब देखिए, ये जो भारत था, है ना, ये जो भारत था, तो यहाँ वेस्ट बंगाल वाला रीजन आ रहा था, है ना, तो यहाँ पे जो बंगाल वाला रीजन था, उसमें जो है वो मुस्लिम बहुल जो है राज्य था, उसे बांग्लादेश बना दिया गया था 1905 में, ठीक है। तो उनके लिए सीमा का निर्धारण किया जाना था। और पाकिस्तान में भी आप जानते हैं पंजाब है, और इंडिया में भी है, तो जो मुस्लिम बहुल था वो पाकिस्तान में चला गया, और जो हिंदूवादी था वो भारत में ही रहा, है ना। तो ये सब किया गया था। तो ये बंगाल सीमा आयोग और पंजाब सीमा आयोग के द्वारा किया गया था, और इन्हें इसके लिए लाया गया था। अब जो है वो गांधी जी का मानना था कि देखिए, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उनका ये मानना था कि वो उनके ही हाथ में सब चीज़ें रहें, ठीक। तो गांधी जी का ये मानना था कि जो सांप्रदायिकतावाद फैल रहा है इसे रोका जाए, तो इसीलिए उन्होंने ये कहा था कि पूर्ण रूप से मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना के हाथ में जो है वो सत्ता हस्तांतरित कर दी जाए। लेकिन जो वो कांग्रेस के और नेता थे और वर्किंग कमेटी के जो सदस्य थे, इन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। और गांधी जी जो कहते थे, वो चाहते थे कि बंटवारा ना हो और सब चीज़ें शांति से रहें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो 15 जून 1947 को कांग्रेस के में जो दिल्ली में विभाजन का एक प्रस्ताव पारित किया गया था, है ना, प्रस्ताव जो पारित किया गया था किसके द्वारा, गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा, है ना, गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा। तो ये प्रस्तुत किया गया था ये प्रस्ताव, ये जो प्रस्ताव जो है बनकर के आया था, इसे प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया था, गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा। और जो इसे स्वीकार किसके द्वारा किया गया था, दिल्ली में कांग्रेस ने जो दिल्ली में इस प्रस्ताव को स्वीकार किया था, उसे स्वीकार किया गया था जेबी कृपलानी के द्वारा, जेबी कृपलानी, ठीक है, इनके द्वारा स्वीकार किया गया था। और इस प्रस्ताव को जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है इनका समर्थन भी प्राप्त हुआ था। अब फिर क्या होता है कि अब ये सारी चीज़ें, प्रस्ताव पारित हो गया था, फिर अब ये मध्यरात्रि ये जो डेट है 14 तारीख और 15 तारीख, तो 14 तारीख को जो है वो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और 15 तारीख को हमारे भारत का, है ना, अपने देश का। तो इसमें 14 और 15 अगस्त को जो है वो रात्रि के समय अंतरिम संसद के रूप में जो है वो संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की, है ना। संविधान सभा जो होती वो अंतरिम सरकार के रूप में काम कर रही थी, और ये तब तक काम करती रही जब तक संविधान लागू नहीं हो गया, ठीक। अब भारत पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन राष्ट्र का उदय हुआ, ठीक है, डोमिनियन राष्ट्र। अब डोमिनियन राष्ट्र जो है, ये जो पूरी तरह से, डोमिनियन राष्ट्र का मतलब क्या होता है कि सत्ता पूरी तरह से भारत के हाथ में है और पाकिस्तान के हाथ में भी है। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट के फॉर्म में देखा जाए तो ब्रिटेन का जो राजा है वो नाम मात्र का अभी भी वहाँ पे राजा है ना, उसका नाम डॉक्यूमेंट में चलता था, लेकिन उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होता था, ठीक। अब ये जो है, और बात रही कि भारत की स्वतंत्रता की घोषणा जो है वो 14 या 15, है ना, ये जो 15 तारीख की डेट है, ये तभी क्यों की गई थी, है ना, 14-15 की डेट जो है ये तभी क्यों डिसाइड की गई थी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जब कंपनी आई थी तो कंपनी का शासन चल रहा था, तो उस समय जो है 1857 की क्रांति होती है ना, 1857 की जो क्रांति होती है, देखिए कंपनी का जो शासन चल रहा था, कंपनी आई थी तो कंपनी में बहुत सारी कुरीतियाँ थी ना, कंपनी भ्रष्ट हो रही थी, तो समय समय पर ब्रिटिश संसद के द्वारा चार्टर एक्ट पास किए जा रहे थे, है ना। चार्टर एक्ट जो पास किए जा रहे थे वो जो है वो 1857 तक ये रहे हैं, ठीक है, चार्टर एक्ट। उसके बाद जो है वो क्या आते हैं, ब्रिटिश संसद के हाथ में सत्ता आ जाती है। तो 1857 के बाद से जो 1858 में से लेकर के 1947 के बीच में जो होते हैं वो अधिनियम पास किए जाते हैं। ये जो अधिनियम होते हैं वो एक तरह से रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, और भारतीयों
भारत पर शासन करने के लिए, नियमों को लागू करने के लिए, है ना, कि कैसे भारत का शासन हो और भारत के शासन के अकॉर्डिंग नियमों को लागू करने के लिए ये अधिनियम आते हैं। इसमें रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। इन्हीं जो अधिनियम के क्रम में एक अधिनियम आता है 1947 का, जो जिसे बोलते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है। और इसी एक्ट में ऐसा लिखा होता है कि जो है वो भारत जो है उसे 15 अगस्त 1947 को ही स्वतंत्रता दी जाएगी। तो इसीलिए 15 अगस्त की डेट को ये पहले से तय थी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में, और इसलिए 15 अगस्त को ही भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और इसी में ही ऐसा लिखा था कि ये जब तक भारत स्वतंत्र हो जाता है ना, भारत स्वतंत्र होने के बाद जब तक भारत अपना संविधान लागू नहीं कर लेता है, और जो है ना जो यानी कि पाकिस्तान और भारत दोनों की जो ये जो संविधान सभा बनेगी, विधानसभा, वो नियम बना करके अपने संविधान को एक्सेप्ट नहीं कर लेती है, तब तक जो भारत का शासन है वो 1935 के जो है वो भारत शासन अधिनियम के तहत चलेगा। और यही संविधान सभा जो होती है ना, 1935 के अकॉर्डिंग ही काम कर रही होती है। यानी कि भारत का शासन जो है 1935 के अधिनियम के तहत चल रहा होता है। और 1935 का ये जो अधिनियम होता है वो ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा जो भी अभी तक नियम कायदे कानून चल रहे होते हैं वो इसमें मेंशन होते हैं। और भारतीय संविधान जब बनता है तो 1935 के अधिनियम से ही बहुत आधा से ज़्यादा सोर्स जो है वो 1935 का अधिनियम होता है। इसी से बहुत सारी चीज़ें जो ली होती हैं वो भारतीय संविधान में जोड़ी जाती हैं, और इस तरह जो है हमारा भारत स्वतंत्र होता है। और ये स्वतंत्रता दिवस की कहानी है। और अब जो हमारा भारत जो है वो जो ये देखिए पार्टीशन जो होता है तो कैसे बहुत सारा होता है, और बहुत खून खच्चड़ और सब चीज़ें हो रही होती हैं। ठीक इस तरह से भारत को स्वतंत्रता मिलती है। और भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन राष्ट्र है ना, डोमिनियन राष्ट्र बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट में जो है वो ब्रिटिश संसद का ही जो है वो महत्व होता है। लेकिन ऐसे अगर नॉर्मल वे में देखा जाए, यानी कि जो रियल में देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंप दी जाती है। और अब हमारे भारत का ये जो 75वां जो है, ये 75वां इसके पहले बनाया गया था। आज़ादी का 75वां जब वर्ष पूरा हो गया था तो यहाँ से बताया जा रहा था आज़ादी का अमृत महोत्सव, है ना। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो 75 से लेकर के 100 साल तक, यानी कि पूरा टोटल 25 साल तक चलेगा। और इसमें जगह जगह पर बहुत सारे कार्यक्रम और बहुत सारी नई चीज़ों को लागू किया जाएगा। और ये जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है जो इस बार का है वो कौन सा है? तो 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और इसके ये जो 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, इसके लिए आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत जगह जगह पर झंडा फहराओ अभियान ये चलाया गया है ना। तो क्या आप लोगों ने अपने घरों में झंडा लगाया? ज़रूर लगाया होगा, है ना। अगर आप लोगों को मेरा समझाना पसंद आया हो, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और हो सके तो शेयर कर दीजिए। आप सब्सक्राइबर देख सकते हैं, चैनल को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही हम आगे बढ़ेंगे और हमारा चैनल आगे बढ़ेगा, तो आप लोग भी आगे बढ़ेंगे, अपनी जॉब में सफल होंगे। थैंक यू।